साधारण मनुष्य भी लगन, निष्ठा, परिश्रम और परोपकार से असाधारण हो जाता है। लोक में पहचान बनाता है, पद, प्रतिष्ठा और प्रशंसा के साथ साथ प्रेम भी पाता है। हमारी आज की अतिथि ऐसी ही साधारण किसान कन्या हैं जिन्होंने वनपाल के रूप में अपने कार्य से अपनी पहचान बनाई और प्रतिष्ठा पाई है। हमारे आज के मेहमान वन एवं वन्य जीवों से प्रेम करती है, उनकी रक्षा के लिए साहस के साथ लड़ती हैं, बड़ी जुझारू और जीवट वाली हैं, वन और वन्य जीवों की रक्षा के लिए लोगों को समझाती भी हैं और आवश्यकता पड़ने पर संघर्ष का पथ भी अपनाती हैं। वन और वन्य जीवों की रक्षा और संवर्धन के लिए निरंतर प्रयत्नशील अनेक वन्य जीवों का रेस्क्यू करने वाली प्रेम कंवर शक्तावत हैं हमारी आज के मेहमान। तो बहुत बहुत स्वागत है प्रेम कंवर आपका हमारे आज के कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार। तो जो हमने आपके लिए इतनी सारी बातें बोली हैं वो आपसे बात करने के बाद ही मन में आया कि कुछ परिचय इस तरह से दिया जाए कि लोगों को एक ही बार में समझ में आ जाए कि प्रेम कंवर हैं कौन और काम क्या कर रही हैं। तो सभी को समझ में आ गया होगा कि प्रेम कंवर वन और वन्य जीवों के साथ में रह रही हैं। आप सहायक वनपाल हैं, रेंज कोलीपुरा, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व, कोटा में। हमारी बात को आपने पूरा किया, बहुत अच्छी बात। अच्छा प्रेम कंवर, जब पहली बार यूनिफॉर्म पहनी थी कैसा लगा था? हमारी जो वर्दी है उसका रंग खाकी है, उसको पहन के हमें बहुत गर्व महसूस हुआ और एक आत्मविश्वास के साथ हम अपने कर्तव्यों की ओर बढ़े और जो हमारे माता पिता ने हमारे लिए संघर्ष कर रहे उनका फल देखते हुए हमें बहुत खुशी हुई। अच्छा, हमने आपके बारे में पढ़ा कि आप एक ऐसे गांव से संबंध रखती हैं जहां महिलाओं को, लड़कियों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता और शायद आप ही सबसे पहली लड़की रहीं जो सरकारी नौकरी में थी। तो घर परिवार का कैसा रिएक्शन था? गांव वालों ने क्या सोचा? कैसे उन्होंने आपको सम्मान दिया या लोगों के लिए आप उदाहरण बनी? जी, हमारे यहाँ गांव में क्या है कि बच्चियों को ज़्यादा एजुकेशन नहीं दी जाती है। 8वीं या 10वीं पढ़ने के बाद उनको घर के काम सिखाए जाते हैं और बस शादी करके ससुराल भेज दिया जाता है। लेकिन जो हमारी माताजी थी उनका अपना एक विचार था कि भाई ऐसे नहीं, बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाए और वो अपने सपने पूरे करे, अपने पैरों पे खड़ी हो जाए और एक आत्मविश्वास के साथ ज़िंदगी जिए और समाज में कुछ कर दिखाए। उनका संघर्ष और उनकी जो सहन शक्ति थी कि उन्होंने हमको पढ़ाया लिखाया और हमें बाहर भी पढ़ने भेजा, समाज के सभी लोगों को जवाब दिया और हर चीज़ में हमें सपोर्ट किया। अच्छा प्रेम कंवर, लोगों की रुचि हो रही होगी कि वो जाने आपके गांव के बारे में, आपके बारे में। तो गांव कौन सा है, कैसा है, कितनी आबादी है? आज भी क्या वही स्थिति है जो बहुत साल पहले थी या अब आपको देख करके बच्चियों को पढ़ाने लगे हैं? कुछ गांव के बारे में। मेरा गांव जामुनिया राव जी है जो नीमच जिले में MP में पड़ता है। वहाँ क्या एक बिल्कुल बैकवर्ड एरिया था, कटे हुए थे हम लोग, तो एकदम से इतना विकास अभी भी पीछे ही है। तो एक तरह से एजुकेशन के मामले में लड़कियों को आज भी कम ही पढ़ाया लिखाया जाता है वहाँ पे। और मेरे गांव में मैं पहली महिला हूँ जिसकी गवर्नमेंट जॉब लगी है और वो भी फील्ड जॉब कर रही हूँ मैं। और 2010 में यहाँ पे निकली वैकेंसी और वन विभाग में ज्वाइन किया। अब जो श्रोता हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं और अभी हमने जो आपका परिचय दिया है, आप सहायक वनपाल हैं, तो उनकी ज़रूर जिज्ञासा होगी कि वनपाल की भर्ती कैसे होती है, योग्यता क्या है? इसमें वनपाल के लिए 12th या BA जो करते हैं वो युवा फॉर्म भर सकते हैं और वन रक्षक के लिए भी 10th और 12th वाले भर सकते हैं। इससे ऊपर जो होते हैं जैसे RO सेकंड या फर्स्ट के लिए हमें साइंस की ज़रूरत होती है, जो साइंस सब्जेक्ट वाले होते हैं ना वही फॉर्म भर सकते हैं। वनपाल के बारे में सामान्य लोगों को पता नहीं है कि इनके कार्य क्षेत्र में आता क्या क्या है, तो क्या क्या आपको काम असाइन किए हुए हैं? जो हमारी जॉब है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमें मेन जो है हमारा फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, वन और वन्य जीवों को बचाना होता है, वन का संरक्षण और वन संवर्धन करना होता है। तो जो हमारे बीट और जो नाका दिया होता है
उस एरिया की सबसे पहली चीज़ तो है कि सुरक्षा करना है। उसके लिए हम लोग सबसे पहले सुबह 6 बजे से हमारा उठते ही शुरू हो जाता है, गश्त वश्त करते हैं। और गश्त करने के लिए वनपथ का चुनाव करते हैं, पैदल घूमते हैं 5-6 किलोमीटर जितनी अपनी कैपेसिटी है घूमते हैं। और जो वन्य जीव है वहाँ पे जो प्रत्यक्ष दिख जाते हैं, जैसे कि चीतल, सांबर, हिरण वगैरह दिखते ही हैं, मतलब जंगली सुअर हो गए हैं, कहीं पैंथर पेड़ पे बैठा हुआ है, खोल कर रहा है, वो सब चीज़ें नोट करते हैं। और अप्रत्यक्ष रूप से भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे कि रात के मतलब मांसाहारी जीव जो होते हैं वो ज़्यादातर रात में घूमते हैं, तो वो भी हम लोग साक्ष्य जो है वो रिकॉर्ड करके अधिकारियों के भेजते हैं। तो ये गश्त हो गई है। गश्त के साथ साथ अगर कुछ वन अपराध दिख रहा है तो उसको भी कंट्रोल करना, वन अपराधियों को पकड़ना, केस वगैरह बनाना, मौका पंचनामा, और पूरा जैसे पुलिस वाले करते हैं सेम हमारा ही होता है। और अपराध की प्रवृत्ति को देखते हुए आगे रिपोर्ट करते हैं अधिकारी को, और उसको जुर्माना लगाना है, जुर्माना राशि वसूल करना है या कोर्ट में देना है, वो डिसीजन लेके आगे उसकी प्रोसेस चलती है। मतलब 10-11 बजे तक तो ये सुबह हो जाता है, वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग का काम रहता है। उसके बाद वापस हम वायरलेस पर रिपोर्ट करते हैं कि भाई आज जो भी घटनाएं हुई हैं वो सब चीज़ें हमें रिपोर्ट करनी होती है आगे डिवीज़न लेवल पर। इसके साथ दिनचर्या चलती रहती है। कहीं से रेस्क्यू का फ़ोन आ गया है वन्य जीवों का, तो वहाँ जाके वो रेस्क्यू करते हैं। कुछ और चीज़ें चलती रहती है। हमारा हर एक मौसम में अलग अलग टास्क चलते हैं। जैसे गर्मी का मौसम है तो आग की संभावना होती है, तो आग बुझाने जाओ दौड़ के। और बारिश के दिनों में प्लांटिंग करते हैं हम लोग, पौधारोपण करते हैं। और सर्दियों में वही मॉनिटरिंग और अन्य कार्य हैं। अच्छा प्रेम कंवर, आप लड़की हैं और लड़की और महिलाएं तो चूहे, कॉकरोच, छिपकली इनसे ही डर जाती हैं। आपने इतनी आसानी से चीतल, सांबर, हिरण, पैंथर ये नाम ले लिए जैसे ये आपके संगी साथी हों, तो क्या वाकई कोई घबराहट नहीं होती है? बिल्कुल भी घबराहट नहीं होती है। वो बहुत ही अच्छा लगता है। वो तो हमारे परिवार की तरह हो जाते हैं हम लोग। मेरे को 12 साल हो गए जंगल में जॉब करते हुए, और मुझे सिटी में रहना या घर पे रुकना बिल्कुल पसंद नहीं आता है। जंगल में रहना ही बहुत अच्छा लगता है मुझे। और वन्य जीव हमारे मित्र हो चुके हैं। उनका एक्टिविटी, उनका कलरव जो देखते हैं, सुनते हैं हम, उससे बहुत ही आनंद मिलता है। ऐसा एक तरह से मेडिटेशन हो जाता है हमारा जब हम बर्ड्स की आवाज़ सुनते हैं सुबह सुबह नदी के किनारे घूम रहे हैं। बहुत ही आनंद आता है। ऐसा लगता है कि जैसे स्वर्ग में आ गए हम। जब सुबह हम जैसे ही निकलते हैं जंगल में, और कहीं पक्षी मीठी मीठी आवाज़ कर रहे हैं, ठंडी हवा के झोंके आ रहे हैं। जो मेरा एरिया है वो तो चंबल के किनारे का आसपास ही है। बहुत ही सुंदर दृश्य दिखता है एकदम। चंबल नदी किनारे बड़े बड़े पहाड़, घने जंगल। जैसे ही हम जंगल में प्रवेश करते हैं तो चिंकारे और चीतल वगैरह छलांगे मारते हुए भागते हैं, कॉल करते हैं। नाले की तरफ जाते हैं तो जो जंगली सुअर होते हैं वो अपने बच्चों के साथ, कम से कम 15-20 होते हैं वो एक साथ ग्रुप में, धड़ करके एकदम से निकलते हैं, हमको देख के भागते हैं। दूर से देखेंगे, फिर वो हमें अचरज से देखेंगे, उछलेंगे, ये सब एक्टिविटी देखते हैं। और पैंथर भी काफ़ी सारे हैं हमारे जंगल में, तो पेड़ों पे बैठे हुए 2-2 पैंथर एक साथ दिख जाते हैं। ना उन्हें घबराहट ना आपको घबराहट? कोई घबराहट नहीं है। डिस्टेंस रखते हैं हम, उनको भी इतना असुरक्षित महसूस ना हो। और बहुत ही आनंद आता है। और जंगल एक ऐसी जगह है जहाँ हमारा मतलब मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से हम स्वस्थ रहते हैं, फिट रहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी, मेरे को तो बहुत आनंद आता है जंगल में। कुल मिलाकर हम अगर काम को एंजॉय कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। चाहे नदी होगी, पहाड़ होगी, या कोई भी डिफिकल्ट वनपथ हो गया है, हमें सब इंजॉयबल लगेंगे अगर हम आनंदित हैं उस जॉब को लेके। चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। चुन चुन करती आई चिड़िया।
चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू। चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू। नाचो कालू, नाचो कालू, मुन्ना ढोल बजाएगा, भालू नाच दिखाएगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। चुन चुन करती आई चिड़िया। अभी आपने प्रेम कंवर कहा कि रेस्क्यू करती हैं। रेस्क्यू करना, और वो भी विशेष रूप से जानवरों का रेस्क्यू करना, एक बहुत ही चैलेंजिंग काम है। तो रेस्क्यू का क्या तरीका है? आपको सूचना मिली, आपने उसे बचा लिया, कोई घायल है तो वो उसे आप ठीक कैसे करेंगी, कहाँ ले जाएंगी, सहायता आपकी कौन करेगा, किस तरह से आप उसे शहर तक लाएंगी? जो हमारी जॉब का मेन उद्देश्य है कि हमें वन और वन्य जीव बचाना है, उसमें एक ये पॉइंट भी होता है कि मानव और वन्य जीवों का संघर्ष ना हो, क्योंकि इंसानों की संख्या बहुत बढ़ रही है और वो जंगल की ओर बढ़ रहे हैं, घर आगे बढ़ते जा रहे हैं, खेत आगे बढ़ते जा रहे हैं। जानवर कहाँ जाएगा, फिर वो खेतों में और घरों में आ ही जाता है। तो इनमें संघर्ष नहीं हो, कोई वन्य जीव हानि नहीं हो, इसलिए हम रेस्क्यू का रास्ता अपना ही रहे हैं। तो हमारे पास सूचनाएं आ जाती है, कहीं से फ़ोन आता है तो तुरंत हम जाते हैं, हमारी टीम लेके जाते हैं और रेस्क्यू करके लेके आते हैं। कि रेस्क्यू करने के लिए पहले हम ये रहता है कि हमें पता होना चाहिए कि उसका बिहेवियर कैसा है, वो कैसे अटैक कर सकता है, अपने बचाव में क्या क्या करेगा। हमारे साथ वेटनरी डॉक्टर्स भी होते हैं और हमारी जो टीम होती है पूरी, और जो पकड़ के उसको वापस उसमें पिंजरे में डाल सके, अगर पैंथर वगैरह है तो डॉक्टर्स होते हैं, वो ट्रैंकुलाइज करके बेहोश करते हैं वन्य जीवों को, और डॉक्टर होते हैं उनके साथ साथ, ताकि उनको देखते रहे कि उनका स्वास्थ्य कैसा है। अच्छा, एक हमने फोटो देखा है आपका मगरमच्छ के साथ, आप उसे बचा रही हैं, क्या घटना थी वो? अपने यहाँ चम्बल नदी है ही है, तो इसमें हर साल जैसे बारिश के दिनों में बाढ़ आती है, उसके बाद पानी सारा डिस्टर्ब हो जाता है और उसमें वन्य जीव जो भी है, मतलब क्रोकोडाइल हो गए और जो भी है, वो सब डिस्टर्ब होके बाहर की तरफ भागने लग जाते हैं, क्योंकि अपना बचाव सभी लोग करते हैं। तो क्रोकोडाइल जो है वो गांव की तरफ और जंगल की तरफ चलने लग जाते हैं। तो कहीं गांव में पहुंच गए, अब उनको भूख लग रही है, तो बड़े बड़े बाड़े होते ही हैं, उनमें बछड़े या बकरी कुछ बंधे हुए, तो वो उनका शिकार करने लग जाते हैं। हमारे पास वही सूचना आती है, हम वापस जाते हैं, उनको लेके आते हैं, पकड़ते हैं, वापस उनको चम्बल नदी में छोड़ा जाता है। क्रोकोडाइल का रेस्क्यू बहुत ज़्यादा किया है मैंने, क्योंकि ज़्यादा ही होता है अपने एरिया में, क्रोकोडाइल काफ़ी संख्या में है। अच्छा, उदबिलाव भी यहाँ बहुत हैं चंबल में, तो उन पर आपने एक पूरी रिपोर्ट तैयार की है प्रेम कंवर, तो उस रिपोर्ट में क्या है, और आपको ऑफिशियली ये एक टास्क मिला था, प्रोजेक्ट मिला था, या आपने अपने मन से ही किया है? नहीं, शुरुआत से ही मुझे तो जैसा मैंने आपको बताया पहले कि मेरे को जिज्ञासा ज़्यादा थी, वन्य जीवों को देखना, मैं सारे काम छोड़ देती, वन्य जीवों के पीछे लगी रहती। तो अपने ये चंबल में बहुत ही रेयर वन्य जीव है, ये जल मानुस बोलते हैं जिसको, ओटर्स हैं, इंग्लिश में ओटर्स बोलते हैं, जो विश्व लेवल पर अगर इनको देखा जाए तो इनकी संख्या बहुत कम है। मतलब ये एक तरह से रेड डाटा बुक जो है अपनी, उसमें बहुत कम संख्या होने की वजह से उसमें भी इनका नाम लिखा हुआ है कि भाई ये रेयर है और दुर्लभ है। तो इनको प्रोटेक्शन दिया जाए, इनकी संख्या बढ़ाई जाए। हम लोगों को जब से यहाँ ड्यूटी लगी मेरी चंबल नदी किनारे और मुझे दिखे, तो मैंने एक निगरानी रखना शुरू कर दिया, और ये कैसे अपना जीवन चला रहे हैं, कैसे इनकी फैमिली का पालन पोषण करते हैं। ये जो होते हैं जल मानुस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये मनुष्य की तरह ही इनका जीवन होता है, सामाजिक जीवन होता है। जैसे हमारे दादा दादी होते हैं, है ना, मम्मी पापा बच्चे सब एक साथ रहते हैं। अच्छा, वैसे ही ये पूरी फुल फैमिली एक साथ रहती है। ओहो। और जैसे कोई नया जोड़ा है और वो प्रेग्नेंट हो गया है, मतलब जल मानुस, तो वो ग्रुप पूरा उन दोनों को जो जोड़ा बना उनको अलग कर देगा। वो दोनों अलग जाके अपनी डेंस अलग बनाएंगे जब तक कि उनके बच्चा नहीं हो जाए। और जो बच्चा होता है वहाँ उसको कम से कम 10 दिन तक उसकी आंखें नहीं खुलती है और 3 महीने तक वो उसी डेंस में रहता है।
उसके बाद बाहर निकालते हैं और वापस वो 3 महीने बाद फिर ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। और उस बच्चे की देखभाल सिर्फ उसके माता पिता ही नहीं बल्कि सब उसके मिलके जो करते हैं। हाँ एक तरह से उसके दादा दादी या नाना नानी जो भी होंगे वो भी करेंगे, वो उसकी सुरक्षा करेंगे, उन सबको मतलब आप देखते ही बनता है। ग्रुप में जाएंगे, वो मछलियाँ पकड़ के लाएंगे, फिर बच्चे को खिलाएंगे। वो बच्चे विशल टाइप से आवाज़ करते हैं, कलरव करते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं, इतनी अटखेलियाँ करते हैं, वो देखते ही आनंद आ जाता है। प्रेम कंवर, ये चीज़ें आपने आपकी बातों से ही लग रहा है कि पढ़ कर के नहीं जानी है, बल्कि आपने उनको प्रत्यक्ष रूप से ऐसा करते हुए देखा है। बिल्कुल, मैंने करते हुए देखा है, उनके वीडियो फोटो सारा। मैं जो फोटोग्राफी का शौक है तो मैं चलिए फोटोग्राफी पे तो अभी सारे बात करेंगे थोड़ी collection देर में। अभी तो इसी में बड़ा आनंद आ रहा है। ये जो होते हैं सुरक्षा के लेके बहुत ही अलर्ट होती है वाइल्ड लाइफ हमेशा। जब ये अपनी डांस से ग्रुप बाहर निकलना होता है इनका, जैसे कि हमें शिकार पे चलना है, तो सबसे पहले इनका जो मुखिया होता है अकेला वो निकलेगा, पूरी नदी में जो इनका एरिया है में वहाँ घूमेगा कि बाहर कैसा है माहौल, सुरक्षा है कि नहीं है। फिर वो सब तरफ घूमने के बाद विसल बजाएगा। अच्छा। और वो परिवार विसल सुनेगा। हाँ। और फिर वो सब निकल के बाहर आएंगे, इतने कोई आता नहीं, सुरक्षित माहौल में। बिल्कुल। एक बहुत सी बार हम जाते हैं नदी में देखने, तो एक ही अकेला घूमता हुआ दिखता है। वो समझ जाते हैं आप, इसका मतलब ये है कि वो चारों तरफ घूम के उनकी सुरक्षा के लिए निगरानी कर रहा है, देख रहा है। कोई भी वाइल्ड लाइफ हुई, चाहे टाइगर या पैंथर हो गया या उदबिला हो गए हैं, जब इनके बच्चे होते हैं तो माँ थोड़ी एग्रेसिव होती है। वो तो कोई भी हमेशा ही ऐसी हो, मतलब एक इंसान में भी ऐसे ही है, बच्चों के लिए माँ थोड़ी एग्रेसिव होती है। उसको उसके बच्चों के आसपास अगर आप चले गए किसी कारणवश तो वो फिर पीछे पड़ ही जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बचाव है उनका। हाँ, और वो यूं अकेले एक ही संघर्ष नहीं करता, उसमें पूरा ग्रुप आके अटैक कर देता है। उनमें तो एकता है बहुत ज़्यादा। तो श्रोताओ, फिर एक बार बताएं आपको कि हमारे आज के मेहमान हैं सहायक वनपाल प्रेम कंवर शक्तावत। और इस गीत के साथ ही अब थोड़ा बाइक पर सवार होते हैं आपके साथ। हमने देखे आपके फ़ोटोज़, हमेशा आप बाइक चलाती हैं जी। और जो जंगल है वो बहुत ख़तरनाक भी है, ऊबड़ खाबड़ भी है, उसमें चट्टानी एरिया भी है, गड्ढे भी हैं। तो और फिर जंगल अपने आप में ही, जैसा हमने कहा कि ख़तरनाक होने के साथ, और निगरानी भी देख करते हुए चलना है। तो ये सफ़र आपको कैसा लगता है? शुरू से ही आप बाइक पर ही रही हैं या बाइक ही जंगल की आवश्यकता है? जी, जंगल इतना रफ और टफ होता है, वहाँ पे हम गश्त के लिए हमें सरकार बाइक ही प्रोवाइड करती है। और हाँ, मुश्किल होती है चलाने में, क्योंकि पठारी एरिया है अपना एरिया, और पहाड़ खूब सारे हैं, नदियाँ हैं, नाले हैं, तो उनमें निकालना और ऊपर चढ़ाई पे चढ़ना उतरना, और चट्टानें तीखी और ऊबड़ खाबड़ खड्डे भी होते हैं, तो ये थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन धीरे धीरे हैबिट्स हो जाती है। और बाइक थोड़ा मजबूती से अपन कुछ भी अगर सामान भी लोड कर रखा है तो अच्छे से चला सकते हैं। तो सामान्य जो सेवाएं हैं उनमें व्यक्ति अपना बैग लेके जाता है, उसमें फ़ाइल है, पेन है, अपना मोबाइल है, अपना लैपटॉप है, ये लेकर के चल रहा है। आप अपने जब कार्यक्षेत्र पर जाती हैं, आपके साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं? मेरे साथ हमेशा बैग होता है, बैग में पानी की बोतल, कोई फ्रूट्स वगैरह नाश्ता हमें रखना ही होता है, क्योंकि जंगल का भरोसा नहीं, किसी भी तरीके से अगर कोई घटना हो गई या कोई भी चीज़ हो जाती है वहाँ पे, तो हमें वो देखना होता है, दिन भर भी लग सकता है किसी ड्यूटी के लिए। तो हमारे पास खाने पीने का सामान छोटा मोटा रहना ही चाहिए, पानी की व्यवस्था, और इसके साथ साथ हमारे पास जो हमारी गश्त जो होती है वो मोबाइल पर ही होती है। एक ऐप होती है MS टाइप करके, उसी पे रिकॉर्ड होती है हमारी गश्त। उसी पे हमें साक्ष्य भी रिकॉर्ड करने होते हैं, तो वो रहता ही है। अच्छा, आप जहाँ गश्त करिए उसकी मॉनिटरिंग भी होती है? बिल्कुल, वो तो ऑन रिकॉर्ड रहता है सारा। और यहाँ से अपने डिवीजन से देहरादून जाती है वो रिपोर्ट है, टाइगर रिजर्व में आपको रहता भी है। कुछ हो जाए, गश्त करने वाले कोई कुछ हो जाए तो उन्हें मालूम पड़ जाता होगा? हमारे पास हैंडसेट होते हैं जो वायरलेस पे, हम कोई भी घटना हो गई है या हमारे साथ कुछ होता है तो तुरंत हम वायरलेस करके अगर टीम ऐसी बुला स्थिति लेते आ हैं। जाए कि आप अपने बारे में सूचना करने की स्थिति में ना हो, तब? ऐसा तो हुआ नहीं? 12 साल में ऐसा तो नहीं हुआ है, इतना भी हमारा जंगल सुरक्षित ही एक तरह से, इतना भी हाल नहीं है। पर हाँ, चलो, अगर जरा सा भी कुछ होता है तो हम वायरलेस कर ही देते हैं। और हम लोग अकेले नहीं होते हैं, हमारी टीम होती है,
एक नाके पे 3-4 जने तो होते ही हैं हम लोग। अच्छा, एक बार जो गश्त चलती है उसमें आप कितने लोग साथ जाते हैं और सब एक साथ ही रहते हैं, आसपास ही रहते हैं उसमें एक टीम लीडर होता है, जैसे कि अभी मेरे पास नाके का चार्ज है, नाका प्रभारी टीम लीडर होता है, उसके साथ 2 होम गार्ड्स होते हैं, 1-2 स्टाफ अदर होता है। क्या इसकी कोई ट्रेनिंग भी करवाई जाती है पहले, क्योंकि अलग तरह का कार्य है? जी बिल्कुल, ट्रेनिंग होती है इसकी। जब हम फर्स्ट बार भर्ती होते हैं वन विभाग में, तो उसके बाद ही 6 महीने की या 9 महीने की ट्रेनिंग होती है। उसमें क्या सिखाया जाता है? उसमें सबसे पहले तो फिजिकल फिटनेस के ऊपर ध्यान दिया जाता है। सुबह उठते से ही वही 10 किलोमीटर रनिंग करना है, एक्सरसाइज वगैरह, योगा और परेड। अच्छा। ये सारी चीज़ें वहाँ सिखाई जाती है, कराई जाती है। और क्लास चलती है जिसमें हमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में सिखाया जाता है कि कौन सी वन अपराध पर कौन सी धाराएं लगेगी है। वन्य जीवों के बारे में जानकारी सिखाई जाती है, पेड़ पौधों के बारे में, औषधि पौधों के बारे में जानकारी सिखाई जाती है। और पब्लिक रिलेशन यानी जो गांव हैं, गांव के लोगों के सहयोग से कैसे जंगल को बचाना है, उसके लिए जो हम ईडीसी बनाते हैं उसका समझाया जाता है, कैसे बनानी, क्या करना है, विकास कार्य कैसे करने हैं। बिल्कुल। अच्छा, गांव के सहयोग के बिना तो ये काम संभव ही नहीं है प्रेम कंवर। तो ये सही कहा आपने, क्योंकि ये अगर ट्रेनिंग में नहीं सिखाया जाए तो हम उग्र होकर के उनसे झगड़ा ही कर बैठे, और झगड़ने से तो काम बिगड़ने की पूरी संभावनाएं बनी रहती हैं। जी। तो जो गांव का सहयोग है, आपने अपनी तरफ से सहयोग किया उनको, लेकिन गांव के लोगों का सहयोग कैसा रहता है आपके साथ, या वन में जो घूम रहे हैं वैसे ही? सबसे पहली बात है कि जंगल हमारा अकेले का नहीं है। जंगल वहाँ जो रह रही है पब्लिक, उनका है। बिल्कुल। और हम अकेले रक्षक नहीं हैं, वो सभी जंगल के रक्षक हैं। और हम उनको एक तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सदस्य ही समझकर उनका सहयोग करते हैं। सहयोग के लिए गांव की जो पब्लिक है उनकी आवश्यकता क्या होती है? आर्थिक आवश्यकता। भाई उनका घर खर्चा कैसे चलेगा? बिल्कुल। तो सबसे पहली बात होती है उनको रोजगार मुहैया कराओ, कि जैसे वन विकास में होते रहते हैं कुछ काम, जैसे पौधारोपण हो रहा है, जंगल में खरपतवार निकाल रहे हैं, लेंटाना या अच्छा, जंगल में भी ये सब करा जाता है? सफाई का काम होता है ना, जैसे जो झाड़ियाँ ठीक नहीं है अपने जंगलों के लिए, उनका सफाई अभियान चलता है। सामान्य तौर पर ये समझा जाता है कि जंगल तो कोई नहीं उगाता, जंगल में साफ सफाई कोई नहीं करता। नहीं, साफ सफाई होती है। और हम इन कामों के लिए फिर अपने आसपास जो जंगल, जिस बीट के आसपास जो गाँव पड़ रहा है ना, लोकल जो लोग हैं आसपास, उनको लेते हैं, उनसे वो काम कराते हैं, जिससे क्या होता है कि एक तो उनको रोजगार मिल जाता है, फिर वो सोचते हैं कि हमें वन विभाग से काम मिल रहा है, तो वो हमारे प्रति या जंगल के प्रति वफादार रहते हैं। अगर डायरेक्ट हम सिर्फ उनको ये समझाएं कि जंगल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इनको बचाओ, बिना वो अपनी आर्थिक पूर्ति के वो उसको बचाने के बारे में सोचेंगे नहीं। सबसे पहले इंसान अपने पेट भरने के बारे में सोचता है। तो अगर रोजगार नहीं दिया तो जंगल भी काटेगा, खनन भी करेगा, बहुत नुकसान करेगा। और अगर रोजगार दे दिया तो 95% लोग तो आपके पक्ष में हो जाएंगे। जी, आपका काम कुछ होते हैं वन अपराधी जो नहीं आते हैं, वो बाज अपनी आदतों से, वो बात अलग है। नहीं, हम 5% के लिए ना सोचें, जो 95 हमारे साथ हैं। लेकिन मैंने तो बहुत लोगों से बातचीत की और गांव में मैं हमेशा घुल मिल जाती हूँ। मेरे को हमेशा महिलाओं का बहुत सपोर्ट भी मिला है, क्योंकि महिलाएं इतना काम करती है, जंगल से लकड़ी लाने का काम करती है, घर भी वही चलाती है, और रोजगार में भी उनकी भूमिका ज़्यादा रहती है, क्योंकि जो जंगल में काम होते हैं पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं काम करने ज़्यादा आती है। कोई भी आपराधिक घटना को देखते ही तुरंत हमें सूचना कर देती है, तो इससे हमें बहुत सहयोग मिलता है। तो चलिए, ये सहयोग बना रहे, ये साथ बना रहे, और जंगल बचे रहें, और ज़्यादा घने हों, फले फूलें, क्योंकि जब जंगल रहेंगे तो ही जंगली जानवर रहेंगे, और जंगली जानवर रहेंगे तो एक जो चेन बनी हुई है, फूड चेन, वो भी ठीक से काम कर पाएगी, बारिश अच्छी होगी, मौसम ठीक ठाक काम करते रहेंगे। और जो लोग जंगल से प्रेम करते हैं उनके लिए तो एक बहुत ही अच्छी बात है ये कि जंगल बचे रहें।
की रानी हमसे अनजानी, कब करती हूँ वो करती हूँ जो है ठानी। चले जैसे हवाएं सनम सनम, उड़े जैसे परिंदे गगन गगन। कोई रोके कोई आए, जितना भी मुझको समझाए, मैं न सुनूंगी कभी। अपनी ही धुन में रहती हूँ, मैं पगली हूँ, मैं जिद्दी हूँ, कहते हैं ये तो सभी। कोई नहीं जाना के अरमान क्या है मेरा। चले जैसे हवाएं सनन सनन, उड़े जैसे परिंदे गगन गगन, चाहे तितलियां जैसे चमन चमन, यूं ही घूमूं मैं भी मगन मगन। हे 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 वो, हे हे ओ मैं दीवानी दिल की रानी हमसे अनजानी, कब करती हूँ वो करती हूँ जो है ठानी। चले जैसे हवाएं सनन सनन, उड़े जैसे परिंदे गगन गगन। प्रेम कंवर, जैसे कई लोग होता है कि पिकनिक के लिए किसी बगीचे में जा रहे हैं, हिल स्टेशन पर जा रहे हैं, फिर भी अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कि चलो जंगल घूमने चलते हैं। तो जंगल घूमने के भी कोई नियम होते होंगे, किन नियमों का पालन करना चाहिए जंगल में चलते समय? में जो आम पब्लिक है, जो जंगल या प्रकृति है, वो सभी जीवों के लिए है, हम्म, सिर्फ वन्य जीवों के लिए नहीं। हम भी एक तरह के प्राणी ही प्राणी हैं, हैं, बिल्कुल। जो हमारा भी उतना ही हक बनता है प्रकृति पर। हक के साथ हमारे कर्तव्य भी बनते हैं कि हमें उस प्रकृति को बचाना है। तो उसके लिए जैसे कोई घूमने आ रहे हैं तो वहाँ के जो रूल रेगुलेशन है, प्रवेश के जो नियम है वो फॉलो करने होते हैं। और दूसरा ये कि जैसे आप जा रहे हो घूमने, से सबसे पहली चीज़ है, लोग क्या खाने पीने की चीज़ें बहुत ले जाते हैं। हाँ, कि घूमते घूमते खाएंगे। चिप्स ले जाएंगे, बिस्किट ले जाएंगे और फल फ्रूट्स ले जाते हैं, तो वो खा के कचरा वहीं फेंक के आ जाते हैं। जो साफ सुथरा सुंदर जंगल है उसको भी गंदा बना देते हैं। और गंदा ही नहीं बनता है, वहाँ के जो वन्य जीव है, जैसे हिरण हो गए, बंदर हो गए, अब वो जो रेपर्स पड़े रहते हैं वहाँ पे पॉलीथीन के, बिस्किट के, फिर उनमें स्मेल आती है, वो खा जाते हैं। बहुत सी बार हमारे यहाँ डॉक्टर साहब के यहाँ हम लोग चीतल रेस्क्यू करके लाते हैं, या कोई बेहोश हो गया गर्मी में मिलते ही हैं, फिर लेके आते हैं, उनके ऑपरेशन होते हैं, 5-5 10-10 किलो पॉलीथीन और वो रेपर्स वगैरह निकलते हैं। तो जंगल में जाएं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। एक और अपील करना चाहूँगी मैं कि जो जंगल में जाते हैं लोग, मेन रोडों पे देख लो, कहीं जंगल के पास कोई मंदिर है, वहाँ पे वो बंदरों को खाना डालते हैं, जो बिल्कुल गलत है। क्योंकि बंदरों को आप खाना डाल रहे हो आज, तो उनकी हैबिट्स हो गई, वो रेडीमेड खाना मिल रहा है उनको, वो मेहनत नहीं करेंगे, जंगल में घूमेंगे ही नहीं। उनके बच्चे भी वहीं, उनके भी बच्चे, पूरा वंश वहीं रहेगा। और रोड है तो वो आए दिन रोड पे एक्सीडेंट भी होते हैं, लोगों के साथ भी दुर्घटना हो जाती है बहुत सी बार। वाइल्ड लाइफ बंदर का भी एक्सीडेंट हो ही जाता है, और उनका वंश वहीं खत्म हो जाता है एक तरह से। क्या हमारी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि हम वन्य जीवों को पालें। हाँ, इन बंदरों को पाल थोड़ी ना सकेंगे। बिल्कुल। जो भगवान ने सिस्टम बनाया है नेचर का, वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। कि भाई हाँ, उन्हें अपने किसी भी जानवर को जंगल में जाके कभी भी खाना नहीं डालना चाहिए। उसके लिए एक सिस्टम बना रखा। अब ये बंदरों के लिए भगवान ने जो सिस्टम बनाया है कि भाई वो पेड़ पौधे, सभी पेड़ पौधों की पत्तियां खाएंगे। अब गर्मी के दिनों में क्या होता है कि सारे पेड़ आपने देखा होगा एकदम से पत्तियां झड़ जाती, सूखे दिखते हैं। बिल्कुल। कुछ एक पेड़ होते हैं जो हरे दिखते हैं, तेंदू, पलाश और महुआ आदि जो भी है। अब गर्मियों में ये होता है कि छाया के लिए भी हिरण वगैरह, जो चीतल वगैरह और चिंकारे होते हैं, वो छाया में रहते हैं। कितनी गर्मी पड़ती है, और घास भी नहीं रहती है गर्मी में, खाने पीने की उनका एक तरह सिस्टम बिगड़ने लगता है। तो जो बंदर होते हैं वो पेड़ पे बैठे बैठे पत्तियां खाएंगे और थोड़ी गिराएंगे, 10% भी नहीं खाएंगे, 90% वो नीचे गिराते हैं। तो उससे क्या होता है, वहाँ जो हर्बीवोरस है
हाँ, चिंकारा, बिल्कुल, चीतल, बिल्कुल। नीलगाय, जो भी वो आराम से उस छाया में हाँ, आके हाँ। और वो पत्तियों को खा खाएंगे। लें, अरे तो वो वाह! एक जो चक्र होता है ना, सिस्टम जंगल का, वो हाँ। चलता रहता है। ये बड़ी सुंदर बात कही प्रेम अब कंवर अगर आपने, और अनुभव से कही है कि बंदर अगर पेड़ों पर कूदेंगे, छलांग लगाएंगे तो खाएंगे, उससे कहीं ज़्यादा बिगाड़ेंगे और नीचे गिरेगी, तो नीचे जो पेड़ पर नहीं चढ़ सकते हैं जानवर, उनका काम भी चलता रहेगा। जी, हम्म, तो ये एक प्रकृति का सिस्टम होता है जिसको इंसान डिस्टर्ब कर देता है। तो ये शायद जैसे जंगल के बिल्कुल पास में जो मंदिर है वहाँ पर बंदर आए, फिर थोड़ा और शहर में आ गए, फिर थोड़ा और शहर में आ गए, फिर किसी गार्डन में चले गए, जैसे हमारा सीवी गार्डन है, यहाँ बंदरों की तादाद इतनी ज़्यादा है। तो ये मेरे को लगता है कि ये बहुत लंबी प्रोसेस होते होते हो यहाँ आ सकता है गए कि हैं। फिर वो बंदरों को मान लो वहाँ खाना नहीं दिया तो वो फिर सिटी में आने वही, लगे। इसीलिए तो वहाँ उनको उनकी पूर्ति नहीं हुई तो आगे खिसकते रहे और जी इस तरह जी से। बिल्कुल। हम्म, तो बहुत ध्यान से सुन रहे हैं श्रोता आप हमारे इस कार्यक्रम को, हमें पूरी उम्मीद है। और जो बातें प्रेम कंवर अपने अनुभव से बता रही हैं, सहायक वनपाल हैं, और हम चाहेंगे कि आप उन पर अमल करें और उनको ध्यान से सुने, दूसरे लोगों को भी बताएं। तो कुछ पॉइंट और थे मेरे। हाँ हाँ, अभी अपन देखते हैं नदियों में हर जगह जो पॉलीथीन हो रही है, खेतों में भी पॉलीथीन हो रही है, ये बहुत नुकसान करती है। क्रोकोडाइल का भी हम बहुत सी बार पकड़ के लाते हैं तो बहुत सी बार मरते हैं ना क्रोकोडाइल, उनका भी ऑपरेशन होता है तो उसमें भी पॉलीथीन निकलती है। तो मेरा इतनी सी अपील है सभी से कि आप लोग अगर सब्जी लेने या सामान लेने जा रहे हैं तो कपड़े का बैग लेके जाइए प्लीज। ये तो बहुत ही बार और हम हम तो कहते गांव हैं। वालों को भी समझाते हैं कि सामूहिक बहुत जहाँ पे भी हो रहे हैं वहाँ पत्तल दोना में कीजिए आप, और पत्तल दोना में करने से हमारा स्वास्थ्य ठीक होता है। ये कोरोना काल ने वैसे सबको बता दिया कि हमारी इम्यूनिटी कितनी कमज़ोर हो चुकी है, तो हमारे जो प्राचीन काल से जो हमारे जो संस्कृति में चले आ रहे हैं कि पत्तल दोना में खाना खाना चाहिए, वही सिस्टम अपनाना चाहिए। इससे हम भी स्वस्थ रहेंगे, सभी स्वस्थ रहेंगे, वन्य जीव भी सुरक्षित रहेंगे। जो हम बात कर रहे थे कि जंगल में घूमने के कुछ नियम हैं, तो शायद ज़्यादा शोर भी नहीं होना चाहिए, उनसे भी जानवर भी अलर्ट हो जाता है, वो हो सकता है धावा भी बोल दे और शांति भंग होती है, वो भी है। जो हमारा नेचर हमें कुछ सुनाना चाह रही है वो भी नहीं सुन पाते। आप क्या कहेंगी? जी मैम, कभी भी आप घूमने जाएं जंगल में तो सबसे पहले तो आप वहाँ का परमिशन ले लीजिए, और वहाँ का हो सके तो लोकल जो स्टाफ है उनको साथ ले लीजिए, वो आपको घुमा भी देंगे जहाँ वन्य जीव दिख रहे हैं। दूसरा है, कभी भी जंगल में अगर हम जाते हैं तो वहाँ जाके अपने को शोर नहीं करना होता है, साइलेंट रहना होता है, स्मेल वाली चीज़ें नहीं ले जानी होती है खाने पीने की, ये बहुत स्मेल आ रही तो आपको वन्य जीव बिल्कुल नहीं दिखेंगे। और वन्य जीव अगर दिखते हैं कहीं पे भी, मान लो अपन जा रहे हैं अंदर और चीतल दिख गए, चलो चीतल का एक ग्रुप दिख गया है, तो हम बिल्कुल जस्ट पास में नहीं जाना है, क्रिटिकल डिस्टेंस बनाए रखना है। क्रिटिकल डिस्टेंस यानी इतनी दूरी कि वो डरे नहीं हमसे, इसलिए क्योंकि जानवर जो होते हैं वो बहुत ही संवेदनशील होते हैं और बहुत ही नाजुक होते हैं एक तरह से। अगर अपन ज़्यादा पास गए और वो डर गए तो डर के मारे भी वो हमला कर फिर सकते हमला, अब जैसे शाकाहारी जीव तो क्या हमला करें, बेचारे डर के मारे मर जाते हैं फिर बाद में। अच्छा, पैंथर वगैरह हैं, तो ये ऐसा तो नहीं है कि दूर से देखा और छलांग लगा के हम तक आ जाएंगे? पैंथर हो गया या टाइगर हो गया, कोई भी जैसे ऊदबिलाव भी हो गया, ये हमला कभी नहीं करते हैं। वन्य जीवों को किसी से कुछ लेना देना नहीं, उनका खाना पीना इंसान कभी नहीं हो सकते हैं। अच्छा, तो वो लोग हमला कब करते हैं, जब आप उनका जो क्रिटिकल डिस्टेंस है उसकी सीमा को तोड़ दोगे तो अपनी सुरक्षा के लिए वो हमला कर देते हैं। या फिर उनके साथ बच्चे हैं तो बच्चों की सुरक्षा के लिए तो उनसे बहुत दूरी बनाए रखनी चाहिए। बच्चों के साथ अगर वो है तो उनसे दूर रहो। दूसरा है कि अगर वो खाना खाने बैठ गए, उन्होंने पैंथर है या टाइगर है, उन्होंने किसी का शिकार कर रखा है, उसके पास बैठे हुए हैं, तो वहां से बहुत दूर रहो, क्योंकि वो अपने खाने को लेके बहुत ज्यादा ये रहते हैं, दूसरे जानवरों को भी नहीं आने देते हैं, छोटे मोटे को, चाहे लोमड़ी हो गई या सियार हो गया, किसी को नहीं आने देते हैं। तो इंसान को भी नहीं आने देते कि भाई मेरा खाना छीन लेंगे, नहीं, तो इसलिए हमला करते हैं। बाकी उनको कोई पड़ी नहीं वो इंसान पे हमला करे। अच्छा, लेकिन प्रेम कंवर, आप तो बाइक पर चलती हैं, तो ये बाइक आपको बहुत देर पहले छोड़ देनी होती है या आप बाइक पर क्योंकि बाइक भी तो एक अपनी आवाज़ करती है। बाइक पे कब जाना होता है, जब कोई अचानक से कोई घटना होगी, जंगल में आग लगी, वहां जाना है तो संसाधनों से ही जाना पड़ेगा।
और कोई वन अपराध हो गया है या कहीं दूर काम से जाना है, बफर जोन में तो आप बाइक चला सकते हो, गाड़ी चला सकते हो, नो प्रॉब्लम। पर जो डेंस एरिया होता है जहाँ वन्य जीव ज़्यादा है, वहाँ हम लोग पैदल गश्त करते हैं। और टाइगर वाला जो एरिया है वहाँ पे हमारे 4 व्हीलर से ही गश्त होती है। मॉनिटरिंग भी 4 व्हीलर से ही होती है, नीचे भी नहीं उतरना होता है उससे। ओह, ये नियम होता है उसमें। अच्छा, बहुत अच्छी बात। तो फिर एक गीत सुना जाए प्रेम कुंवर। बहुत अच्छी बातचीत चल रही है आपसे और इतना आनंद आ रहा है कि लग रहा है कि हम खुद आपके साथ साथ जंगल में घूम रहे हैं। मेरे तो आंखों में बिल्कुल एक जंगल ही चल रहा है, क्योंकि एक अवसर आया था जब हमने भी रथ कांकरा का जो बहुत सामान्य सा जंगल है उसका भ्रमण किया था। आपकी बातों से अब लग रहा है कि वापस एक बार जंगल जाया जाए और हो सके तो शायद आपके साथ जाया जाए। बिल्कुल मैम, आप आइए, घना जंगल है हमारा। जैसे ही आप आएगी आपको मेन रोड से ही वन्य जीव, हिरण, चीतल वगैरह आराम से दिख जाएंगे और बहुत ही आनंद आएगा आपको। नाले में घूमेंगे आप, ठंडा पानी जब पैरों को स्पर्श करेगा और ठंडी ठंडी हवाएं, पक्षियों के कलरव मधुर सुनकर एकदम आनंदित हो जाएंगे आप। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले, देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। ना ना है ना ना, हे हे हे, देखो जिधर भी इन राहों में रंग पिघलते हैं निगाहों में। ठंडी हवा है, ठंडी छाँव है, दूर वो जाने किसका गाँव है। बादल ये कैसा छाया, दिल ये कहाँ ले आया, सपना ये क्या दिखलाया है मुझको। हर सपना सच लगे, जो प्रेम अगन जले, जो राह तू चले अपने मन की। हर पल की सीप से मोती ही तू चुने, जो तू सदा सुने अपने मन की। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले, देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। जैसे कंधों पे रखा बोझ हट जाए, जैसे भोला सा बचपन फिर से आए, जैसे बरसों में कोई गंगा नहाए। खुल सा गया है ये मन, खुल सा गया हर बंधन, जीवन अब लगता है पावन मुझको। जीवन में प्रीत है, होठों पे गीत है, बस ये ही जीत है। सुन ले राही, तू जिस दिशा भी जा, तू प्यार ही लुटा, तू दीप ही जला। सुन ले राही, यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कौन ये मुझको पुकारे। नदियाँ, पहाड़, झील और झरने, जंगल और वादी, इनमें है किसके इशारे। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले, देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। अच्छा, आपराधिक जो तत्व हैं वो अपनी गतिविधियां करते रहते हैं, उन पर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपका मन क्या कहता है कि आज जो माहौल है वो थोड़ा बिगड़ा हुआ भी है और थोड़ा ऐसा भी है कि हमें लग रहा है कि हमें जंगल बचाने चाहिए। आपको क्या लगता है आने वाला समय हमारा कैसा होगा? मैं आम जनता से यही कहूँगी, क्योंकि चाहे अपराधी हो या दूसरे हो, गांव वाले सब अपने हैं, अपनी जनता है, तो मैं उनसे यही कहूँगी कि सत्य को जानो। प्रकृति हमारी माँ है और उसकी रक्षा करना हमारा सभी का कर्तव्य है।
तो उसका दोहन नहीं करना चाहिए। हाँ, ज़रूरत पड़ता थोड़ा बहुत आप ले सकते हो कि भाई नहीं सूखी लकड़ी की ज़रूरत पड़ गई है, और ऐसा नहीं है, प्रकृति इतना देती है कि आराम से इंसान की पूर्ति हो जाए, लेकिन एक लोभ जो होता है इंसान का, वो उससे गलत काम करवाता है और अपराध करवाता है। हर व्यक्ति अवकाश चाहता है अपने काम से कि मैं थोड़े दिन के लिए छुट्टियां ले लूं, कहीं जाऊं। आप और जब हमारा एक ऑफ आता है तो हमें लगता है कि हाँ आज बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आपका जो ऑफ आता होगा वो तो आपको लगता होगा कि ये क्या हुआ। ऑफ तो हमें बहुत कम मिलता है। हाँ, वो भी नहीं, हम अच्छा भी नहीं लगता कहीं, होगा। हाँ, जैसे सामाजिक कार्य में कहीं जाना है गांव में, या कुछ रिश्तेदारी में कोई प्रोग्राम है, या कहीं बाहर जाना है और कहीं, तब लेते हैं। वैसे मेरा लेने का मन भी नहीं होता वही है। हम कह रहे हैं। मेरे को तो जॉब पर ये अच्छा ही लगता है। हाँ, कोई और पर्सनल प्रॉब्लम हो तो भली घर रुक जाएंगे, बाकी बहुत आनंद से क्षेत्र रहते हैं, है। मजे ही मजे हैं जंगल में, तो क्या है। तो श्रोता, इस समय आप सुन रहे हैं सहायक वनपाल प्रेम कंवर शक्तावत से की जा रही बातचीत। और प्रेम कंवर, आपको अवार्ड भी मिला है वन्य प्राणी मित्र का, इसमें आपको 2 लाख रुपए भी मिले हैं। तो ये किस आधार पर मिला, थोड़ा इसके बारे में बताएं। जी मैम, वन्य प्राणी मित्र अवार्ड मानव और वन्यजीव संघर्ष को रोकने के प्रयास के लिए मिला हुआ है। जैसे हम लोग रेस्क्यू करते हैं तो जिससे वन्यजीव तो बचते ही हैं, मानव भी बचते हैं, यानी कि जैसे सांपों को भी पकड़ा जाता है, जैसे कोबरा आ गया किसी घर में, तो उससे उन जो उस घर के लोग हैं उनको बहुत राहत मिलती है, लगता है कि भाई हमारा बचाव हो गया, और एक हमारा सहयोग और संपर्क बढ़ता है। और कोई भी वन्य जीव जंगल में सिटी में आ रहा है तो हम लोगों का अच्छा सहयोग होता है, तभी वो लोग हमें कॉल करके उसकी वन्य जीव की जानकारी देते हैं। इस प्रकार से हम वन्य जीव और इंसान दोनों को बचाने का प्रयास करते हैं, उनके संघर्ष को कम करते हैं। तो इसलिए वो वन्य जीव मित्र अवार्ड मिला था मेरे को। फोटोग्राफी भी की थी इसकी, सेंचुरी भैंसरोडगढ़ में जो बर्ड पाई जाती है उनकी आइडेंटिफिकेशन और फोटोग्राफी। कौन से सन की बात है ये? 2021 में मिला था मेरे को। अच्छा, नेपाल भी गई हैं वो, किस सिलसिले में गई, क्या अनुभव था आपका? 2019 में मैं नेपाल गई थी। उसमें विश्व लेवल पे सभी वर्ल्ड के सभी रेंजर्स जो थे वो आए थे, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया, वियतनाम, बर्मा, सबसे आए थे। तो अपने इंडिया से मैं और एक सर और हैं अतुल देवकर, एशिया महाराष्ट्र के, वो साथ में थे हमारे। क्या सीखा आपने वहाँ जाकर, क्या अनुभव था? नेपाल, वहाँ सब लोग, पहली बार मैंने इतनी महिला रेंजर्स एक साथ 200 महिलाएं आई थी वहाँ पे पूरी दुनिया से। तो सभी ने अपने वर्क एक्सपीरियंस शेयर किए और अलग अलग जगह वो कैसे काम कर रहे हैं, वो लोग भी रेस्क्यू वगैरह करते हैं, वो कैसे संसाधनों का उपयोग करते हैं, वो सब देखा, कैसे बचाव करता है। अपने यहाँ तो कुछ भी नहीं है, अफ्रीका में तो AK-47 देके रखते हैं वहाँ के रेंजरों को। हाँ, बिल्कुल सख्ती से होता है वहाँ पे सुरक्षा का काम। आपके पास क्या हथियार रहता है, या अपनी सुरक्षा के लिए कुछ रहता है या नहीं? या आप बस अपना खुद? लाठी से ही काम चलाना होता है, हमें अभी हथियार प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। और लाठी और एक जन सहयोग लेकर काम करना होता है, क्योंकि हमारे स्टाफ की तो कमी है ही है जंगल में, लेकिन जैसे हम जन सहयोग ले लेते हैं, कोई रेस्क्यू करने गए, हमारे पास टीम की कमी है, वहाँ के आम लोगों का सहयोग ले लिया, या जंगल में आग लग गई, हमारे पास कम सदस्य है तो वहाँ के गांव के लोगों को 10 लोगों को बुला लिया, सब आ गए। तो सहयोग से तो बहुत काम हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी तो परंपरा भी है सहयोग की, बिल्कुल, तो वो भी हमें नहीं भूलनी चाहिए। और हम अपने जो भी सुनने वाले हैं उनसे ये कहेंगे, और विशेष रूप से जो जंगल में घूम रहे हैं, जंगल के आसपास रह रहे हैं, जिनसे प्रेम कंवर का सीधा सीधा वास्ता है, संपर्क है, वो उनके परिवार का एक सदस्य हो गई है, उन सभी से कहेंगे कि प्रेम कंवर आप ही की है, जंगल की है, आप भी जंगल के हैं, प्रेम कंवर के हैं, तो आपसे सहयोग के साथ इस काम को करते रहें। जंगल बचेगा, क्यों नहीं बचेगा, ज़रूर बचेगा। अच्छा, जो जानवरों के फुटप्रिंट पर आपने एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है जी प्रेम कंवर, तो मन में कैसे आया कि क्यों इसकी ज़रूरत है, क्या है वो? फुटप्रिंट पे जो मैंने बनाई है रिपोर्ट, मैं जब 2011 में ड्यूटी करती थी और जंगल में बहुत से बार अकेले भी घूमते थे, एक आध स्टाफ होता था, लेकिन इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता कि भाई ये कौन से जानवर का फुटप्रिंट है, कोई जंगल में मिल गया मान,
कहीं स्केट मिल गई जानवर की, अब पता ही नहीं है। अधिकारी तो सिटी में कहीं डिवीजन में है, अब उनसे कैसे पूछे कब मिले, एक हिचकिचाहट भी रहती है, हम डायरेक्ट एकदम से बात किसी से कर नहीं पाते। तो मन में सवाल चलते थे, बहुत सारी चीज़ें देखते थे, एविडेंस मिलते थे, कहीं खोदा, कहीं जानवर ने खोद रखा है, किसी का बिल है। तो वो सब चीज़ें धीरे धीरे मैंने इकट्ठी की, और जब जानवरों के बारे में पढ़ती रही और खुद देखती रही कि भाई प्रत्यक्ष जानवरों को देखना, हाँ ये इसका बिल है, ये इसने खोदा है भाई, ये जो पेड़ पे घर्षण की ये चीतल ने की है, या ये सही घूम रही थी यहाँ पे, उसके कांटे होते हैं बड़े बड़े, वो गिर जाते हैं। तो वो सब चीज़ें मैं धीरे धीरे एविडेंस कलेक्ट करती रही। और जो हमारे अधिकारी भी हैं, सपोर्टर्स हैं, वो कभी कुछ ऐसा क्वेश्चन होते थे हमारे, तो हम पूछते थे उनसे, तो वो बताते ये चीज़ ऐसे है, ऐसे इस जानवर की है। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते करते फिर इतने साल में मैं उसको कंप्लीट कर पाई। और मैंने यही सोचा कि जो आने वाला स्टाफ है जी, ये उनको इस बात की दिक्कत नहीं हो कि वो जंगल में घूमे तो किसी से पूछना नहीं पड़े। झट से मैंने पीडीएफ बना के सबको सेंड कर दी, ताकि जब भी वो जंगल में घूमे और ऐसा कोई एविडेंस मिले तो वो उसका मैच करके और पता कर सकता है ये उस जानवर का है। इसकी प्रामाणिकता के लिए आपको वो फुटप्रिंट या अपना जो प्रेजेंटेशन है वो कहीं देना पड़ा, वहाँ से हमारे प्रमाणित अधिकारियों को देते हैं हम, हमारे डिवीजन स्तर पे डीएफओ होते हैं। तो जैसे हमारे बीजू जो सर हैं डीएफओ, उनको दिया था, और पीसी सेठ साहब है दीप नारायण पांडे हमारे होप साहब, अभी उनको भी दिया है। बहुत से जानवरों से आपका आमना सामना होता होगा जी। हम कहीं घूमने जाते हैं तो अपनी सेल्फी लेते हैं उस जगह के साथ में, तो कभी आपने कुछ फ़ोटो खिंचाए हैं किसी बर्ड के साथ पीछे आगे खड़े होकर के, या कोई खरगोश ही हाथ में ले लिया हो? मैंने हमारे यहाँ एक मोर को रेस्क्यू करके लाए थे, तो वो बहुत फेमिलियर हो गया था, उसके साथ भी लिया है। और ओटर्स के साथ ले रखे हैं बहुत सी बार। और उस पर तो आपने काम बहुत किया है। हाँ, उनके साथ तो मैं ऐसी हो गई थी, वो भी हैबिचुअल हो गए थे। प्रेम तो हरा ही नहीं आज। मतलब मैं जाती ना तो और दौड़ के मेरे पास आते, मैं और उनसे डिस्टेंस बनाती, दूर खिसकती पीछे, वो दौड़ के मेरे पास आते हैं। ऐसा था। हाँ, उन्हें लगता था कि हमारा संरक्षक आ गया है, और हालचाल अगर उनके ज़ुबान हो तो हालचाल ही पूछा। अच्छा हाँ प्रेम कुमार, चलिए यही बात पूछ रहे हैं कि हम एक दूसरे से मिलते हैं, आवाज़ से पहचानते हैं, चेहरे से पहचानते हैं सबसे पहले तो क्या आप भी उनकी आवाज़ को समझने लग गई हैं? और क्या वो कभी आपको हाँ यही वाला तो मैंने देखा था, ऐसा कुछ हुआ? बिल्कुल होता है। हम डेली घूम रहे हैं तो हम हर एक जानवर को एक तरह से आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, मतलब उसको देख के उसका रंग, उसके जो चिन्ह होते हैं, उसके चेहरे पे कौन से स्पॉट है, या ओटर्स है तो भाई उस किसके मुंह पे क्या दाग लग रहा है, या कुछ ऐसा दिख ही जाता है। उसकी साइज, उसकी स्टाइल अलग होती है, थोड़ा फर्क आ ही जाता है, तो हम उसकी पहचान कर लेते हैं भाई ये वो वाला है। कभी ऐसा लगता है कि अरे वो दिखा नहीं बहुत दिन से, ऐसा आया मन में? हाँ, अगर कोई ऐसा होता है कभी कभी कि भाई जो जानवर डेली एक्टिविटी में दिख रहा है नहीं दिखता है, तो वो तो पता चलता ही है। अच्छा, एक कहावत है कि इंसान से ज़्यादा ख़तरनाक जानवर कोई नहीं है, और आप तो उन जानवरों के बीच में रहती हैं जिन्हें जानवर कहा जाता है, लेकिन जो कहावत है वो वाकई बहुत हद तक सही है, क्योंकि इंसान तो इतना ज़्यादा दोहन करता है, इतना ज़्यादा शोषण करता है, इतना अपने में भर लेना चाहता है, और तोड़ फोड़ ज़्यादा करता है, यहाँ तक कि जंगल तक अपनी घुसपैठ बनाना चाहता है, कंक्रीट का जंगल वहाँ खड़ा कर देना चाहता है। तो जो सचमुच जिन्हें जानवर कहा जाता है, तो जानवरों से क्या सीखे हम? अब यहाँ पे अपन स्पष्ट आपकी बातों से समझ में आ रहा है कि भाई जो जानवर है वो जानवर नहीं है, वो तो बहुत समझदार है। वो तो डेली का उतना ही खाता है जितनी उसकी पेट में जगह है, और सिर्फ अपने परिवार का पालन पोषण करने जितनी ही सुरक्षा करता है, किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करता है वो। अब लोभ लालच और सब तो इंसान में है, जानवर तो इंसान है। अरे वाह, है कि नहीं? जानवर का रूप तो इंसान बन चुके हैं, उनकी अति कभी ख़त्म नहीं हो रही है, उनमें अभी तक समझ नहीं आ रही है। तो जानवर तो बहुत ही समझदार हैं। प्रकृति मतलब एक तरह से देवी रूप में, जो हमारे जैसे कहना चाहूँगी मैं कि जो प्राचीन सभ्यता है जिसमें देवी देवताओं के साथ जो वन्य जीव दिखाए गए हैं, भगवान कार्तिकेय के साथ मोर, शंकर भगवान का गले में सांप, और गणेश जी के चूहा दिखाया गया है, देवी के पास शेर है, देवी के पास टाइगर है या सिंह है, ये सब ऐसे ही नहीं दिखाए गए हैं। ये
हम सबके लिए प्रतीक है कि भाई हमें इन वन्य जीवों की रक्षा करनी चाहिए। ये हैं तभी हमारा जीवन है, प्रकृति है तभी हम जीवित रह पाएंगे। अगर हमने इनको नुकसान पहुंचाया तो हमारा भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बहुत ही सुंदर गीत की कुछ पंक्तियाँ मुझे याद आ रही हैं कि जब जानवर कोई इंसान को मारे, कहते हैं हम वहशी उसे सारे। और आज एक जानवर की जान आज इंसान ने ले ली है, चुप क्यों है इंसान, है ना। तो हमें वाकई वन्य प्राणियों की रक्षा करनी है, उन्हें बचाना है, जंगल को बचाना है। और आप बहुत ही सुंदर काम कर रही हैं, काम भी कर रही हैं, आपका उससे आपको अपनी आजीविका भी चल रही है। और इतना आनंद का काम है कि हमें लग रहा है कि आपसे ज़्यादा प्रसन्न और आनंददायी तो कोई और है ही नहीं। मैं इसी बात पे आपसे कहना चाहूँगी, मैं ही नहीं, मेरे साथी और भी हैं जो वन रक्षा कर रहे हैं। हमारे अधिकारी और जितना भी स्टाफ है बहुत संघर्ष कर रहे हैं। कहीं न खनन होता है, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते हैं, हमले हो जाते हैं उनके ऊपर। और हर मौसम, चाहे कितनी भी कड़ाके की सर्दी हो, रात में भी मॉनिटरिंग चलती है हमारे यहाँ टाइगर की। तो कैसा भी मौसम रहा, चाहे बारिश हो या धूप हो, रात हो, ड्यूटी करते हैं वो। तो उनके ऊपर 2 लाइनें मैं बोलना चाहती हूँ कि चाहे रात हो, दिन हो, धूप हो या बारिश हो, वीर हैं ये जो चलते हैं अतक, वीर हैं ये जो चलते हैं अतक। जंगल में, पहाड़ों में, नदियों में, रेगिस्तानों में, वीर हैं ये जो चलते हैं अतक। बचाते हैं जंगल, जमीन और जीव। धीर हैं ये जो रहते हैं अडिग, भूख में, प्यास में, व्याधि में। बिखेरते हैं बीज, लगाते हैं पौधे, खिलाते हैं वन फूल, बिखेरते हैं खुशबू। निष्कपट, निश्चल, निशब्द। जैसे जैसे हमने आपसे बातचीत में हमने आपसे बहुत सी बातें आपके कार्य क्षेत्र के बारे में जानी, जंगल के बारे में जानी, आपका काम कितना चैलेंजिंग है उसके बारे में जाना। और आखिर में आते आते हम बहुत ही भावुक हो गए, बहुत संवेदनाओं पर आधारित बातें करने लगे। बहुत अच्छा लगा प्रेम कंवर आपसे बात करके। तो चलते चलते हमारे सुनने वालों को कुछ शब्दों में जंगल के बारे में, वन्य प्राणियों के बारे में, पर्यावरण के बारे में, अपने काम के बारे में, हम जो है वाकई इंसान के रूप में रहते हुए जानवर ना हो जाएं, अपने जो इंसानियत है हमारी उसको बरकरार रखें। क्या कहना चाहेंगी आखिर में? मैं यही कहना चाहूँगी कि इस धरती पर प्रकृति माँ है और हम सब उसके बच्चे हैं। और हम सब के में हम वन्य जीव, पेड़ पौधे और सभी चीज़ें आ गई, उसमें इंसान भी एक अंश वो भी आ गया है। तो एक अंश इतना खतरनाक ना बने कि सभी चीज़ों को नष्ट करे और अपनी माँ प्रकृति को भी नष्ट करे, जिससे उन्हीं की आने वाली पीढ़ी पर खतरा आ जाए या एक इंसान की किस्म ही ख़त्म हो जाए एक तरह से। सिर्फ आने वाले समय में ऐसा नहीं हो जो सिर्फ वन्य जीव ही दिखे, क्योंकि जिस तरीके से अपनी रोग प्रतिरोध क्षमता खत्म हो रही है, समझ जाना चाहिए कि अभी भी वक्त है वन और वन्य जीवों को बचाए, नेचर को नष्ट करने वाली चीज़ों से दूर रहें और साधारण जीवन जो अपने प्राचीन सभ्यता में हमारे जो पूर्वज अपनाते थे वो ही चीज़ें अपनाएं। प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाला कोई काम ना करें। जो हमारे पुराने वृक्ष थे, जैसे आज हम देखते हैं कि मैं जब बचपन में देखती थी बड़े बड़े पेड़ पौधे, बहुत बड़े बड़े वट वृक्ष होते थे, और वो आज नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हमने इतना कटान किया कि जो एक बार चलता है वो पेड़ कटने के बाद दोबारा दिखता नहीं है। सिर्फ वही दिख रहे हैं जैसे दोंक और अन्य पेड़ जो आपस फूटान कर लेता है। ये बात मैंने घर से वन तक की बुक में पढ़ी और सीखी है कि हमें जो भी खाली जगह, सार्वजनिक स्थल है या जंगल भी है, कहीं नदी तालाब कुछ है, तो वहाँ पे वट वृक्ष और पीपल के पेड़ लगाने चाहिए। उससे बहुत सघन छाया और बहुत वन्य जीवों को खाना मिलता है, उसके फल फूल पत्तियाँ, और हमें वो ऑक्सीजन भी बहुत अच्छे से देते हैं। तो ये पेड़ लगाने बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। तो बस अब हम बिल्कुल उस मोड़ पर हैं जहां अब आपसे कोई और प्रश्न तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, आपने जितनी भी बातें की हैं और हमारे सुनने वालों ने भी जो भी कुछ आज के इस कार्यक्रम से सुना है, हम उम्मीद करते हैं कि वो बहुत लंबे समय तक हमारी बातों के साथ रहेंगे। और बस चलते चलते हम तो यही कहेंगे कि जो भी कीजिए पूरे मन से कीजिए, नौकरी को भी
लगन, निष्ठा, परिश्रम और परोपकार के भाव से कीजिए। यश और आशीष लीजिए। अपने को प्राणी मात्र के कल्याण के लिए निःशेष भाव से दे दीजिए और अपना और दूसरों का जीवन रंग रसमय बनाइए। आदर्श मत ढूंढिए बल्कि स्वयं आदर्श बनिए। तो बस इसी मंगल कामना के साथ और आपके उज्जवल भविष्य के लिए आप बहुत आगे जाएं और जिस काम में आप लगी हैं उसमें आप अपना सर्वस्व दें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम कंवर, आप आई, आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातचीत हुई। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। तो अब आज के इस कार्यक्रम से मैं किरण आप सभी से अनुमति लेती हूँ। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के संयोजक थे हरिओम मीणा।